Hello friends, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to continue the same chapter of class 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए इससे पहले का जो कंटेंट है मैंने वो अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड मिल जाएगा। आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आपके फ्लो चार्ट हो, नोट्स हो, आपके वर्कशीट हो, साथ ही जो एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स का, तो इस तरह की और वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ टॉपिक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया। किस तरह की इसकी ग्रोथ है स्पेशली हमारे जीडीपी में, तो वो हम पढ़ेंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे प्रीवियसली जो वीडियोस थी उसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके साथ ही हमने जाना कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर क्या होता है, और इनके दूसरे नाम्स भी मैंने जो नेम है जिनसे हम इन सेक्टर्स को जानते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। तो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो हम लास्ट एक तरह के कन्वर्शन के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। साथ ही इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है, जो फाइनल गुड्स को बनाने के लिए जो बीच में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है इंडिया के, उनका क्या रोल है हमारी कंट्री की जीडीपी में। तो अगर ग्राफ वन आप यहाँ पे देखोगे तो शो करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स। तो हमारे जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स, या आप उनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं, तो इनमें बेसिकली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ वन में देखेंगे किस सेक्टर से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का और किससे कम होता है। तो यहाँ पे ये शोन किया गया है 1973 से 74 और 2013 से 14 ईयर तक का रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है ग्राफ में। यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स। और आप देख सकते हैं कि 40 ईयर्स में, 40 ईयर्स में कितनी ग्रोथ हुई है, कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है। तो इस तरह से एक ये ग्राफ आपको स्टडी करने के लिए बताया, और इसका मेन मोटिव जो है वो अब हम यहाँ समझेंगे, जो कि एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप देखेंगे 1973 से 74 तक वो क्या ग्रोथ रही है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की, और उसके बाद अगर आप 2013 से 14 तक देखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पाएंगे प्रोडक्शन में, कि जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में, तो किस तरह का प्रोडक्शन रहा है। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी में थोड़ा कम रहा, सेकेंडरी में थोड़ा ज़्यादा रहा और टर्शरी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रहा। इसके साथ ही देखिए जस्ट एक कंपैरिजन करने का था, और इसमें अब हम समझेंगे क्या मेन कॉन्सेप्ट है। तो वो आ रहा है, देखिए हेडिंग है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। कि जैसे अभी हमने ग्राफ में ये चीज़ तो समझ ली कि टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है। तो अब इसका रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, जो इंपॉर्टेंस है वो टर्शरी सेक्टर की क्यों है ज़्यादा प्रोडक्शन में। तो अगर ओवर द 40 ईयर्स की बात करें तो देखिए पूरा ग्राफ को अब हम एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है इस पैरा में। तो 1973 से 74 तक और 2013 से 14 तक का पूरा ग्राफ जब हमने देखा और 40 ईयर्स का पूरा रिकॉर्ड देखा, तो हमने ये पाया कि वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज, की प्रोडक्शन तो बिल्कुल तीनों सेक्टर में इंक्रीज हुई है, बड़ी है प्रोडक्शन, बट इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर। बट जब हम कंपेयर करेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो हमें इसका जवाब मिलता है कि ये टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बड़ी है। अब इसका देखिए एज अ रिजल्ट, इसके क्या रिजल्ट क्या हुआ। इसके रिजल्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि जो ईयर 2013 से 14 तक का जो ईयर है, यहाँ पे जो टर्शरी सेक्टर है वो एक इमर्ज हुआ है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। तो 2013 से 14 के बीच में टर्शरी सेक्टर जो है एक तरह का एक इम्पॉर्टेंट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में इमर्ज हुआ है, उभर के आया है। और इसने किसको रिप्लेस कर दिया इंडिया में, किस सेक्टर को रिप्लेस कर दिया प्रोडक्शन में, इसने रिप्लेस कर दिया हमारे प्राइमरी सेक्टर को। जो मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेक्टर आप कैसे लर्न करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज से। तो आप देखिए व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, देयर कुड बी सेवरल रीजंस। तो दिन पर दिन ये टर्शरी सेक्टर जो है क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इंडिया में, तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। अब ये देखिए आपके 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन तो ऐसे बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्शरी सेक्टर। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, और यहाँ से 20 से जब आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बहुत डीप पढ़ना है, लाइन टू लाइन आप पढ़ोगे तो आपको आंसर्स भी सारे के सारे बुक में मिलते जाएंगे। तो यही है रीज़न क्या है। अब देखिए इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया आप तो 3 रीजंस आप लिखोगे, 5 मार्क्स का आया तो आप 5 रीजंस लिखोगे, पर बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादातर कि 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन।
तो टर्शियरी सेक्टर क्यों दिन पर दिन इतना इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया में, इसके कुछ रीजंस हैं। तो पहला रीजन ये है और इसको आप मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम से पहले आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकें। इसके साथ ही मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी तो वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या रीज़न है, देखिए एक किसी भी कंट्री की बात करें तो वहाँ पे जो सेवरल सर्विसेज, बहुत सारी सेवरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पोस्ट ऑफिस हो गए, टेलीग्राफ सर्विसेज हो गई आपकी, पुलिस स्टेशन हुए, कोर्ट्स हुए, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हुए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, डिफेंस हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट है, बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। ये सब में सबके सब जो है बेसिकली आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा, ये जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ये सब आते हैं बेसिक सर्विसेज में। ठीक है, ये किस तरह की सर्विसेज में आते हैं, ये आते हैं बेसिक सर्विसेज में। देखिए एक होता है सर्विसेज, एक होता है बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज का मतलब है जिसकी ज़रूरत सभी को होती है। ठीक है, इसमें आप ये नहीं दे सकते कि अमीर गरीब वाला भेदभाव नहीं, सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए हॉस्पिटल्स की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ तो हॉस्पिटल भी एक बेसिक सर्विसेज में आता है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जो ज़रूरत है वो सभी को होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हो। साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करिए, ये भी सभी को इसकी ज़रूरत होती है। पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज की बात करिए, इसकी भी सबको ज़रूरत होती है। पुलिस स्टेशन की बात करिए, उसकी भी सबको उसकी ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, बैंक्स ले लीजिए, तो ऐसी सर्विसेज जिनकी सभी को ज़रूरत होती है, सभी की ज़िंदगी में एक जैसे ही मैटर करती हैं सब चीज़ें, तो उनको हम बेसिक सर्विसेज बोलते हैं और इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए एक डेवलपिंग कंट्री में देखा जाए तो इन बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, इट मीन्स टर्शरी सेक्टर में जो बेसिक सर्विसेज आती हैं वो ज़्यादातर किसके कंट्रोल में है, वो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सर्विसेज को प्रदान करने की अपनी जनता को। इसके बाद देखिए आ रहा है आपका सेकंड रीजन कि टर्शरी सेक्टर क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। तो देखिए फर्स्ट रीजन मैंने बताया, तो फर्स्ट रीजन है कि ये किस तरह की सर्विसेज है, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और बेसिक सर्विसेज देने की किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की। तो ये आप मार्क कर लीजिए। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट सर्विसेज से बनता है, बेसिक सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट आपका बनता है जिस तरह से डेवलपमेंट धीरे धीरे होती जा रही है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, तो इसकी वजह से देखिए ये भी लीड कर रही है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट को, सर्विसेज को, डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, ट्रेड हो गया, स्टोरेज है, एंड द लाइक, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो किस तरह से देखिए प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जिस तरह से इतना उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए भी काफ़ी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको गेहूँ जो है वो इंडस्ट्री में पहुँचाना है, फिर इंडस्ट्री से आपको बिस्किट का पैकेट मार्केट में पहुँचाना है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रेड भी है कि बाइंग और सेलिंग हो रहा है, स्टोरेज भी चाहिए, इसके लिए स्टोर करने के लिए जगह भी चाहिए। तो ये सर्विसेज हैं जो कौन प्रोवाइड करता है, आपको टर्शरी सेक्टर ही प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विसेज को। इसके साथ ही देखिए ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। इसके साथ ही जितनी डेवलपमेंट होता जा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स, उसके साथ ही जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। और कहाँ से किसके लिए डिमांड बढ़ती जा रही है, सर्विसेज की। ठीक है, दिन पर दिन जिस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है, उसके डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उससे डिमांड भी ज़्यादा आने लगी है सर्विसेज की। लोगों को तरह तरह की सर्विसेज चाहिए। किस तरह की सर्विसेज चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उनको ट्रेड चाहिए, उनको स्टोरेज की सुविधाएं चाहिए। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, थर्ड रीजन क्या है, जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल जो है वो राइज होता जा रहा है, उसी तरह से लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है मार्केट में, और डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, जैसे क्या है, आजकल लोग जो है खाना बाहर खाना चाहते हैं, होटल्स रेस्टोरेंट्स में, टूरिज्म की, हाँ पैसा है तो घूमने जाना चाहते हैं, शॉपिंग है करना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और ठीक है, हर कोई ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी है जब उसको प्रॉपर सर्विसेज भी मिले। ठीक है, आजकल देखा होगा आपने, घर बैठे आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करिए, आपको घर बैठे हर चीज़ हो जाती है। ऑनलाइन आप कुछ भी आप ऑर्डर करिए, आपको बिल्कुल आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ता, घर में सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। और ये सब किसको ये जाता है, ये आपका इनकम लेवल, जिस तरह से आपका धीरे धीरे इनकम लेवल बढ़ता गया, तो जिस हिसाब से पैसा है उस हिसाब से काम भी होता है, आपको सर्विसेज आपकी मन मुताबिक हर तरह की सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। तो टर्शरी सेक्टर ही है ये जो आपको इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो इट मीन्स जो होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टूरिज्म है, शॉपिंग हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे के सारे टर्शरी सेक्टर्स में आते हैं जो इस तरह की सर्विसेज जो हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थर्ड रीज़न है कि आपका इनकम लेवल काफ़ी इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से आप खुद ही इन सब सर्विसेज की डिमांड करते हो कि आप कहीं भी जाओ तो आपको प्रॉपर सर्विसेज मिले।
तो इस तरह के काफ़ी सारे चेंजेस आपने सिटीज़ में देखे होंगे, तो बहुत कॉमन होता है बिग सिटीज़ में ये सब चीज़ों को देखना। उसके बाद देखिए फोर्थ रीज़न जो आ रहा है वो ये है कि ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। तो आप फोर्थ रीज़न ये है कि आप अगर थोड़ी सी तुलना करेंगे अपने पिछले दर्शकों से, तो आप ये भी देखोगे कि आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया है और बहुत डिमांड में है। ठीक है, और ये देखिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम इतना तो हमें पता है कि ये भी सर्विसेज में आता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है और धीरे धीरे इसका सेक्टर बहुत ज़्यादा राइज हुआ है आज के टाइम पे। इसके बारे में देखो इन चैप्टर 4 आप और पढ़ोगे इसके बारे में, क्या इसके रीजंस है, किस तरह की न्यू सर्विसेज और एक्सपेंड हुई हैं। तो अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर 10 मनी एंड क्रेडिट आ रहा है, उसमें भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ोगे। फिर आपका चैप्टर 4 आ रहा है ग्लोबलाइजेशन, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से वो यहाँ से कनेक्टेड है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जिस तरह से आज बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसका तो एकदम करंट एग्जांपल आजकल है कि कोरोना का टाइम पे जिस तरह से हर चीज़ एकदम बंद हो गई है, बाहर जाना आना, तो सारे बच्चे देखिए ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जितनी भी पढ़ाई है सब ऑनलाइन हो रही है। और किसकी डिमांड बढ़ी है यहाँ पे? कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ी है। तो इस तरह से टर्शरी सेक्टर में बहुत ग्रोथ हुई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट पैरा में बताया गया है हाउ एवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। Service sector in India employs many different kinds of people. At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. तो देखिए ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ही ग्रो तो किए हैं बट इक्वली नहीं ग्रो करें हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। सर्विस सेक्टर ने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे काम प्रदान किया है, काम दिया है, इनकम के सोर्सेज दिए हैं। बट आप एक तरफ देखो तो हमें सर्विस सेक्टर में बहुत ही हाईली एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, हाईली स्किल्ड और एडुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं। बट अदर साइड में आप देखो देखो मैं बात करूँ सर्विस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर में एक जगह आपको बहुत ही हाईली स्किल्ड और एडुकेटेड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते बट उनमें और बाकी सारी स्किल्स होती हैं। तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं इंगेज हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स हैं, वो रिपेयर पर्सनस हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन है जैसे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं। तो वो इतने स्किल्ड और एडुकेटेड तो नहीं होते बट ठीक है, फिर भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इस बिजनेस में है वो, टर्शरी सेक्टर में इंगेज है वो, और यहाँ से अपनी सर्विसेज को प्रदान करते हैं दूसरे लोगों को। तो दीज पीपल बैरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग एंड येट दे परफॉर्म दिस सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क आर अवेलेबल टू दैम। तो इस तरह के जो लोग हैं अपने लिविंग को अर्न करते हैं, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इतना कमा लेते हैं, सर्विस सेक्टर से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनके पास और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कुछ और काम कर पाएँ, इसकी वजह से वो इसी सेक्टर में इन्वॉल्व है। इसके साथ ही देखिए हैज़ ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग एंड इन इम्पॉर्टेंस। यू शेल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसके साथ देखिए हमने ये तो पढ़ाई की किस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है, किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है, और इसका जो अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आ रहा है कि वेयर नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, क्या वो प्राइमरी में, क्या सेकेंडरी में, या फिर टर्शरी में। तो देखिए इसका भी आप देखिए ग्राफ के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा ग्राफ में भी देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। 1972 से 73 का ये ग्राफ देखें तो यहाँ पे 74% जो लोग हैं आप देखें तो वो प्राइमरी में है, और 11% जो लोग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और 15% जो लोग हैं वो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर 2011 से 12 का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे 49% जो है प्राइमरी में है, सेकेंडरी में 24 है, और टर्शरी में 27। तो अगर लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेशो देखें तो आज कल भी मतलब 72 73 में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो प्राइमरी में काम कर रहे थे, और आज जो 2011-12 का भी आप कंपेयर करो तो वहाँ भी ये प्राइमरी में काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में बहुत कम है, दोनों में देखें आप। ठीक है, और टर्शरी में तो उससे भी आप देख सकते हो कि 15% वहाँ पे था, तो सेकेंडरी से थोड़ा ज़्यादा, और आज भी उतना ही है कि सेकेंडरी से थोड़ा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा आपको टर्शरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयमेंट करते मिल जाएंगे। तो जहाँ तक हमने ग्रोथ की बात की थी, जो हमने पिछले ग्राफ से समझा था कि प्रोडक्शन तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा वो टर्शरी सेक्टर से होता है, बट जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं आज भी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट ग्रोथ जो है, जो प्रोडक्शन जो है यहाँ से इतना ज़्यादा नहीं होता जितने कि यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो देखिए इसको मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, काफ़ी जोर देके इस चीज़ को, क्योंकि अभी इसी से कंटेंट आपका आगे बढ़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि किस तरह से
जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन तो टर्शियरी सेक्टर से होती है, बट जो लोग काम करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में करते हैं। तो इसके क्या रीज़न हो जाते हैं? तो देखिए, अब जो ग्राफ 2 है जो प्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, कि जीडीपी में इसका क्या शेयर है। तो नाउ यू कैन डायरेक्टली सी, हम चेंज देख सकते हैं इंपॉर्टेंस जो इन सेक्टर्स की 40 ईयर्स में। अब इसके बाद देखिए, ऊपर ही ये ग्राफ पूरा बताया कि शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी कितना कहाँ से शेयर आता है, ठीक है। तो 1973 से 74 में देखिए प्राइमरी सेक्टर से कितना शेयर आया, सेकेंडरी से कितना आया और टर्शियरी से कितना आया। तो आई थिंक टर्शियरी से बहुत ज़्यादा आया था। जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है, वहाँ की इनकम जो है वो टर्शियरी सेक्टर से ज़्यादा आई, सेकेंडरी से बहुत कम आई और प्राइमरी से थोड़ी ज़्यादा आई। और अगर आप 2013 से 14 में देखा जाए तो प्राइमरी से बहुत ज़्यादा कम आई है, सेकेंडरी में थोड़ा ज़्यादा आई है और टर्शरी में सबसे ज़्यादा इनकम आई है। और जस्ट इसका अपोजिट मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट शेयर है। अब देखिए, एक रिमार्केबल फैक्ट है कि इंडिया के बारे में कि while there has been a change in the GDP share of 3 sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment। जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप अगर यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे तो उस ग्रोथ के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जस्ट अपोजिट है ग्राफ 3 में, जो कि नीचे दिया गया है। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर में कंटिन्यूस आप देखेंगे तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आज भी, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था बिल्कुल कि 74% देखेंगे प्राइमरी में काम कर रहे हैं, और 2011-12 का रिकॉर्ड भी देखेंगे ग्राफ आप तो 49% अभी भी यहीं पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, बट इनकम जो है वो टर्शियरी सेक्टर से ज़्यादा आती है, ना कि प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर से। इसके बाद देखिए, Why did not a similar shift out of the primary sector happen in case of employment? कि employment में ऐसा क्यों नहीं है? It is because not enough jobs were created in the secondary tertiary sectors। और इसका रीज़न ये है कि प्राइमरी में आज भी लोग इतने ज़्यादा इसलिए काम करते हैं क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, और जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो मजबूरी में आपको प्राइमरी में ही दिखावे के रूप में समझिए, जब कुछ काम नहीं है तो आपको बस इंगेज होने का आपको एक ड्रामा करना होता है, तो वो यहाँ पे काफ़ी लोग करते हैं क्योंकि एक ही फैमिली में सिर्फ इतने सारे मेंबर्स होते हैं और उनके पास ऑप्शन नहीं होता कहीं और काम करने का क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो मजबूरी में ही अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर पाते, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाते, और मजबूरी में एक ही फैमिली बिजनेस जो एग्रीकल्चर है उसी में एंगेज रहते हैं, उसी को करते रहते हैं, जिससे इनकम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लेबर भी आप सोचो इतना लेबर भी उनका वेस्ट ही जाता है। अब देखिए, हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में ये बताया गया है, दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप by more than 9 times during the period, employment in the industry went up by around 3 times। तो देखिए, इंडस्ट्रियल आउटपुट देखें प्रोडक्शन का गुड्स का, तो वो 9 गुना ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, उस पीरियड में। बट अब एम्प्लॉयमेंट देखो इंडस्ट्री में, तो वो सिर्फ तीन टाइम ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इसके साथ ही देखिए, अगर सेम हम ये थ्योरी अप्लाई करते हैं टर्शियरी सेक्टर में, तो यहाँ भी प्रोडक्शन जो है सर्विस सेक्टर में वो 14 गुना बढ़ा है। बट अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो सर्विस सेक्टर में कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है इसमें, एम्प्लॉयमेंट जो लोगों को यहाँ मिला है वो सिर्फ 5 टाइम्स ही चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। एज अ रिजल्ट तो देखिए आपको ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि मोर देन जो हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। और इसके वजह से आधे से ज़्यादा जो वर्कर्स है कंट्री के, वो कहाँ वर्क करते हैं, आज भी प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं, और मेनली आपका एग्रीकल्चर में काम करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। इसके साथ ही देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट इसके अपोजिट देखें तो जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 4 और 5 ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल। तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन तो ज़्यादा होती है थोड़ी सी, एग्रीकल्चर से प्राइमरी सेक्टर के अपोजिट 4/5 आप प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, बट जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो कम है, वो आधे हैं। जो प्राइमरी सेक्टर में जो आधे काम कर रहे हैं उनमें से भी आधे ही वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। इट मीन्स वो बार बार यही बोल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में लोग तो ज़्यादा इन्वॉल्व है, बट इनकम बहुत कम आती है। तो इनकम क्यों कम आती है उसके रीजन हम आगे देखेंगे। डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड? तो क्या इसका मतलब हम ये समझ लें कि जो वर्कर्स एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, मेहनत करें क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट जब प्रोडक्शन देखें कि कितना प्रोडक्शन आ रही है, वो हम ये लगता है कि बिल्कुल ना के बराबर प्रोडक्शन आ रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, क्या इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं? तो देखिए क्या है इसका रीजन। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इज नेसेसरी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में जितने लोगों की ज़रूरत है हमें काम करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं
और इंगेज हैं। सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से अगर आप कुछ लोगों को निकाल भी दोगे तो प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो प्रोडक्शन पहले होती थी वही होगी। बट इसको अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वास्तव में वो कैसे हैं, वो है अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, एक कोई भी पर्सन जो बहुत ही कम पेड वर्कर, समझिए कि वो उसके पास कोई पेड वर्क है ही नहीं, उसको किसी जो काम करता है उसका पैसा मिलता ही नहीं है, इवन वो कुछ काम करता ही नहीं है, और आप उसको इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा, अपनी एबिलिटीज़ को भी यूटिलाइज नहीं कर रहा है। इसके साथ ही फॉर इंस्टेंस देखिए एक केस यहाँ पे एग्जांपल दिया लक्ष्मी का, जो एक स्मॉल फार्मर है, उसने 2 हेक्टर्स जो है, देखिए हेक्टर्स जो होता है मेजरमेंट होता है, यूनिट होती है मेजरमेंट ऑफ द लैंड। जिस तरह से आपको याद हुआ क्लास 9 में आपने विलेज पालनपुर में पढ़ा था बीघा, है ना, बीघा वर्ड आया था वहाँ पे, हेक्टर्स वर्ड आया था। तो इस तरह से खेतों को नापा जाता है, ज़मीन को। तो लक्ष्मी के पास जो है 2 हेक्टर्स अनइरिगेटेड लैंड है, और वो सिर्फ किस पे है, बारिश पे निर्भर करता है, इरिगेशन जो प्रोसेस है बारिश पे निर्भर करता है वो लैंड। और ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, अगर आपको फसल को उगाना है तो जो रेन के थ्रू जो वाटर आ गया उसी पे वो डिपेंड करता है। यहाँ पे वो फसल उगाती है लाइक ज्वार और अरहर, इस तरह की फसल उगाती है, क्योंकि उसका इतना पैसा नहीं है कि वो ट्यूबवेल वगैरह से पानी ले सके। ऑल 5 मेंबर्स जो उसकी फैमिली के हैं वो सब इसी को काम को करते हैं, फैमिली वर्क करते हैं इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल वो 5 लोग उसी खेत में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कुछ और काम नहीं है, तो वो खेत में ही काम करते हैं सब मिलजुल के। अगर आप देखोगे यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, मोर रिमेन्स आइडल। तो नन रिमेन्स आइडल, तो सब के सब वो पांचों के पांचों काम कर रहे हैं, उनमें से कोई खाली नहीं बैठा है। बट इन एक्चुअल फैक्ट, बट आप एक्चुअली अगर अच्छे से देखोगे समझोगे तो दियर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। तो जो उनका लेबर एफर्ट है वो डिवाइड होता है। each one is doing some work but no one is fully employed। इन पांचों में से पांचों लोग ही काम कर रहे हैं बट कोई भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर पांचों लोग फैमिली के लगे हुए हैं। तो बट जब साल का पूरा साल बीत जाता है, फसल बिकने का टाइम आता है, तो उनको कोई पर्टिकुलर इनकम मिलती है कि नहीं मिलती है वो थोड़ा सा देखना पड़ता है इसमें। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और इसी सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपका आ गया कि इनमें से कोई भी जो है उसको कोई एक को भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई परमानेंट वर्क है तो फुली एम्प्लॉयड नहीं है वो, उसको किसी तरह का सैलरी नहीं मिलती है, तो इस कंडीशन को उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो जाहिर रूप में काम तो कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। बट जितना उनका पोटेंशियल उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहे, उससे कम काम करते हैं, क्योंकि इतनी लेबर की वहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है ही नहीं उस काम करने के लिए। एग्रीकल्चर में इतना, एग्रीकल्चर में 2 हेक्टर लैंड है उसके पास, उसमें कितना काम होगा। अगर 5-10 हेक्टर हो तो समझ में भी आए कि ज़्यादा लेबर लगेगा। तो यहाँ पे वो कर तो रहे हैं पर अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस काइंड के जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसको हम हिडन बोलते हैं, हिडन अंडर एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जस्ट अपोजिट होता है उसके कि जिसमें लोगों के पास काम होता है, जॉब होती है, उसको हम क्लियरली जिसमें लोगों के पास काम नहीं होता है और हम क्लियरली विजिबल कर सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है। हैंस तो इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे किसी काम को करने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली 2 पर्सन, सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, बट इन प्लेस ऑफ 2 पर्सन जो एक्स्ट्रा 3 यानी 5 लोग काम करें, तो उसमें जो 3 लोग हैं एक्स्ट्रा वाले वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। इट मीन्स उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो करे ना करे, उनके करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम तो उतनी आती है। तो इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, और ये जस्ट अपोजिट होता है हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के। ओपन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें आप इजिली देख सकते हो, जो डेफिनेशन यहाँ दी है कि हु डज नॉट हैव अ जॉब, जिसके पास कोई तरह का कोई काम नहीं होता है, और आप उसको विजिबली समझ सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड पर्सन है। तो ये डिफरेंस था आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में और हिडन, जिसको हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को याद रखना, इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए एक अदर जो केस है वो है, सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड है सुखराम, कम्स इन हायर्स 1 or 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड। तो अब एक सुखराम समझ लीजिए, एक लैंडलॉर्ड है जो आया और लक्ष्मी की फैमिली के 2 मेंबर्स को उसने, इस फैमिली के 2 मेंबर्स को उसने अपने खेत में काम पे रख लिया है। तो लक्ष्मी फैमिली की अब जो इनकम है वो देखिए ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, वो जो क्योंकि एक्स्ट्रा सैलरी आ रही है, जो 2 लोग सुखराम के खेत में
में काम कर रहे हैं, जमींदार के खेत में काम कर रहे हैं, तो वहां से एक्स्ट्रा इनकम आ रही है जो पहले अपने खेतों में करने से उन्हें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू, अब देखिए वही चीज है कि आप 5 लोगों की जरूरत भी नहीं है उस खेत में काम करने की, वो 2 हेक्टेयर लैंड में, और 2 लोग जब कहीं बाहर काम कर रहे हैं तो उनसे ज्यादा इनकम भी आ रही है, और देखिए प्रोडक्शन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो जो 2 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड से जितनी इनकम पहले हो रही थी वो अभी भी हो रही है, 2 लोगों के करने से भी वही इनकम आ रही है, 4 और 5 लोगों के करने से भी यही आ रही थी। तो फायदा ये है ना कि 2 लोग एक्स्ट्रा जो है वो कहीं और जाके काम करें जिससे और ज्यादा इनकम आए। तो इस अबव एग्जांपल से हमें ये बात समझ में आ गई कि 2 पीपल में मूव टू वर्क इन अ फैक्ट्री, कि अब जो है 2 लोग अगर और उसको फैक्ट्री में काम मिल जाए तो वंस अगेन द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड दे वुड आल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड। तो इस तरह से क्या होगा, जो अर्निंग होगी फैमिली की वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, और जो लोग हैं जो उस लैंड को कंटिन्यू कर रहे तो वो भी कंटिन्यू करते रहे प्रोडक्शन, तो वहां से भी इनकम और एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी बाहर से आएगी। तो हमें यही देखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हर फैमिली के अगर 5 लोग हैं, अगर वो काम करना चाहते हो तो एक ही काम को 10 लोग ना करें, बल्कि अलग अलग काम को 10 लोग करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इनकम आए। अच्छा, आप देखिए इसी तरह से लक्ष्मी कितना लाखों फार्मर्स है हमारी कंट्री में, और इसी वजह से एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमें काम करते तो दिखते हैं कि काम कर रहे हैं, बट इनकम की बात जब आती है प्रोडक्शन की तो वहां से बहुत कम आती है। तो यही वो रीजन है कि यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर। तो यही रीजन बोला है कि इसकी तरह लाखों फार्मर्स की तरह लक्ष्मी की जैसी अगर और भी लोगों को हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा दें, ठीक है, जैसे 1-2 करते हैं ना और बाकियों को हटा भी दें, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोडक्शन तो उतनी आएगी, बट अगर ये जो एक्स्ट्रा जो लोग हैं इनको कहीं और काम मिल जाए तो ज़रूर आप उनका इनकम भी ज़्यादा आएगी और फैमिली इनकम भी, टोटल फैमिली इनकम भी इंक्रीज होगी। अब देखिए दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। अब ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर में ही पाया जाता है, बल्कि और सेक्टर्स में भी ये पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए अब एग्जांपल है, ऐसे हजारों कैजुअल वर्कर्स हैं जो डेली वेजेस वर्कर हैं, रोज का रोज काम करते हैं, रोज का रोज सैलरी पाते हैं और रोज का रोज अपनी अर्निंग को अर्न करते हैं। तो वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, वो काम करते हैं अर्बन एरियाज में, सर्विस प्रदान करते हैं डेली एम्प्लॉयमेंट के रूप में। इनमें से जैसे पेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, रिपेयर पर्सन हो गए, और इस तरह के और जॉब्स करने वाले लोग हो गए जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो देखिए इनका भी उसी तरह से रिक्वायरमेंट होता है, रोज का रोज काम करते हैं, रोज का रोज पेमेंट पाते हैं। तो अब क्या होता है, इनमें से मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। तो अब क्या पर्टिकुलर रीजन है इनकी प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम ये आती है कि इनको रोज का रोज काम नहीं मिलता। देखिए एक होती है परमानेंट जॉब जो आप महीने भर करते हो और आपको सैलरी मिल जाती है फिक्स। अब इनका क्या है कैजुअल वर्कर्स का, कि रोज का रोज ये काम करते हैं, रोज के अकॉर्डिंग 50 रुपये 100 रुपये जो भी फिक्स होता है प्राइस, उसके हिसाब से इनको पैसा मिल जाता है। तो अब काम क्या है कि कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तो similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little। इसी तरह से आपने और भी देखा होगा सर्विस सेक्टर में, आपने गलियों गलियों में देखा होगा कि लोग जो है वो गाड़ियों पे जैसे नहीं वो हॉकर्स होते हैं, उस वो बेचते हैं अपना सामान, रेडियो वगैरह पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बेचते हैं, पूरा दिन लग जाता है उनको, अपना पूरा दिन बर्बाद करते हैं, बट वो बहुत ही कम पैसा कमा पाते हैं। तो दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो अब हमें ये समझने की जरूरत है कि वो इस तरह का काम क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इट मीन्स एक पर्टिकुलर फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और उसकी वजह से वो इस तरह के छोटे छोटे बिजनेस या छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जिसमें उनको इतना फ़ायदा नहीं होता, बट उनका लेबर जो है वो पूरा का पूरा लग जाता है और इनकम जो होती है वो उतनी नहीं हो पाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा और इसके आगे का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।